बाद कोई एलामिया भी जारी नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद कुछ इतलात का सिलसिला शुरू हुआ जो बहुत तशवीशनाक था। और खुलासा उनका ये था कि नवाज शरीफ साहब को धमकी दी गई है कि मुझे एक्सटेंशन दो वरना माशाल्लाह लग जाएगा। अच्छा, इसमें ये बात काबिल जिक्र है कि ये कोई पैगाम जो बराह रास्त मुतल्लक है जो साहब उनकी तरफ से नहीं गया, बल्कि कुछ लोगों ने ये पोस्ट करके कि हम उनकी तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं, नवाज शरीफ को बताया गया कि माशाल्लाह लगा दो। तो जवाब में नवाज शरीफ ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो इनकार का था। अच्छा, इस खबर के साथ ही फिर ये खबरें भी आई कि शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देने पर तैयार हो गए हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ से मंजूरी लेने के लिए जाएंगे। और उन्होंने भी, शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ को यही मैसेज दिया, जिसके पीछे ये इतला भी आई कि मुस्लिम लीग के अंदर भी एक ग्रुप मौजूद है जो ये चाहता है कि जनरल बाजवा को 6-7 महीने की तोसी दे दी जाए, जिसके बाद फिर एक निगरान सेटअप आए और वो नए इलेक्शन कराए। और फिर ये भी कहा गया कि जो लोग नवाज शरीफ साहब को उससे पहले लंदन जाकर मिले और उनको ये जनरल बाजवा साहब का पैगाम अपनी तरफ से दिया, वो फौज के इदारे से मुतल्लक तो नहीं है, लेकिन उनका फौज से ताल्लुक है, ये बिलवास्ता ताल्लुक है और वो फौज के आदमी समझे जाते हैं। अच्छा, इन तमाम इतलात का जब गहराई से तजिया किया गया और कुछ इधर उधर से मालूमात भी इकट्ठी की गई तो पता ये चला कि इनमें हकीकत तो इस हद तक है कि कुछ लोग बहरहाल सरगर्म हैं जनरल बाजवा साहब को तोसी दिलाने के लिए। दिलचस्प पहलू ये है तजवीज़ का कि ये तजवीज़ वो किस तरह दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत या ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये जनरल बाजवा से मिले और उन्हें पेशकश करे तोसी की। मतलब ये है कि बुनियादी झूठ तो यहीं से क्लियर हो गया कि जनरल बाजवा ने तोसी नहीं मांगी, बल्कि तुम जाओ और जाकर उनसे कहो कि तोसी ले लो। ये वो लाबी है नाजरीन जो मुतवक्को आर्मी चीफ है उनके नाम से डरती है, उनसे खायफ है। अब पता नहीं इस खौफ की क्या वजह है, क्या उनका मजहबी होना खौफ का बास है या उनका गैर सियासी होना खौफ का बास है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि वो साहब जो है वो करप्शन के वाक़यातन खिलाफ है। इससे पहले पाकिस्तान की हाई कमान में कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो करप्शन के खिलाफ रहा हो, बल्कि सब करप्शन के हामी रहे हैं और वो करप्ट लोगों को अपने हल्के में शामिल करते रहे, उनको इस्तेमाल करते रहे, इसलिए कि करप्ट आदमी को इस्तेमाल करना हमेशा आसान होता है। तो इनके बारे में ये कहा गया है कि ये पहले है जो करप्शन के वाक़यातन खिलाफ है, वाक़यातन। इससे पहले कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं आया जो करप्शन का हामी ना हो। तो शायद इस वजह से वो तशवीश में मुब्तला है, कोई भी वजह हो, लेकिन कहानी जिस तरह अफवाहों के जरिए फैलाई गई उस तरह की बिल्कुल नहीं निकली। नाज़रीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में माशाल्लाह की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इस तरह की बात हुई कि ये माशाल्लाह के हालात पैदा किए जा रहे हैं या पैदा हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि माशाल्लाह आखिर क्यों? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने माशाल्लाह लगाने का कोई इशारा नहीं दिया, ये जो गढ़ा जा रहा है ये झूठ है। तो लेकिन सवाल ये है कि माशाल्लाह की जरूरत किससे क्यों महसूस हो रही है? माशाल्लाह लगता है जब पब्लिक में बहुत ज्यादा एक एंगर हो और एक अवामी अपराइजिंग हो और हालात उसकी अवामी कुव्वत की वजह से बेकाबू हो रहे हों। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लोग सड़कों पर हैं, जिनकी वजह से ये बहरान, इस मामले को बहरान का नाम दिया जा रहा है, वो लोग लाखों में नहीं है, वो लोग हजारों में नहीं है, वो लोग सैकड़ों में भी नहीं है, वो दर्जनों के हिसाब से लोग हैं, दर्जनों से ज्यादा नहीं है। वो तबाही फैला रहे हैं सरकारी सरपरस्ती में, सूबाई सरपरस्ती में, और मोटरवे को उखाड़ रहे हैं, मोटरवे को तबाह कर रहे हैं, कील गाड़ रहे हैं और मोटरवे को खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। और ये सारा काम परवेज इलाही की सरपरस्ती में हो रहा है, खासतौर पर पिंडी में और कुछ आस पास के इलाकों में। पख्तूनख्वा में भी इसी तरह से उल्टा करती जा रही है, वहाँ पीटीआई की अपनी हुकूमत है। पंजाब में जो कुछ तबाही हो रही है, खासतौर पर रावलपिंडी में, वो परवेज इलाही की आशीर्वाद से हो रही है, सरपरस्ती से हो रही है, बल्कि उसके हुक्म पर हो रही है। तो नाज़रीन, यहाँ एक बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि जिस तरह 2018 का हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा जो था वो बड़ा तबाहकुन साबित हुआ और वो एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान की तारीख की। तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि हमने बड़ा ही खतरनाक और नुकसानदेह गलत तजर्बा किया है, लेकिन इस तजर्बे को इस्लाह देने की कोशिश में उन्होंने एक और गलती कर डाली, और वो गलती थी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने की। परवेज इलाही को इमरान खान ने वज़ीर आला नहीं बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। और ये फैसला तब का था जब एस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी होने का हतमी फैसला नहीं किया था। परवेज इलाही को जो हुकूमत दिलाई गई वो आपके सामने है कि किस तरह एक अदालती हुक्म के जरिए, और अदालती हुक्म का क्या मतलब होता है आजकल के ज़माने में आप जानते हैं। तो ये परवेज इलाही को पंजाब में लाया गया। परवेज इलाही खानदान की वफादारी मेरी नज़र में कभी भी पाकिस्तान से नहीं रही। मुशर्रफ के दौर में ये 5 साल परवेज इलाही वज़ीर आला रहा और इसका पाकिस्तान में वक्त कम गुजरता था, भारत में ज़्यादा गुजरता था। और भारत में ये किन लोगों से जाकर मिलता था, किन लोगों से जाकर दुखियाँ डालता था, किन लोगों से जाकर राजो लिहाज करता था, ये सारा माजरा बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक याद भी है। और लाल मस्जिद के वाक़े में इस खानदान का क्या किरदार रहा, जो अदालती तहरीक में इस खानदान का क्या किरदार रहा। परवेज मुशर्रफ, ये परवेज इलाही ने एक मरतबा बताया कि मुझे परवेज मुशर्रफ ने हुक्म दिया था कि जब ये अदालती तहरीक का काफिला वो झेलम के पुल पर पहुंचे तो इसे उड़ा देना है, बम से पुल उड़ा देना है। सैकड़ों लोग इसमें मर जाते, बल्कि हजारों लोग भी मर सकते थे। तो मैंने इनकार कर दिया। ये इस कम वक्त ने झूठ बोला, इसलिए कि इस मनसूबे में दोनों ये शामिल थे, लेकिन बाद ये मनसूबा कुछ दूसरी रुकावटों की वजह से मुलतवी कर दिया गया। और शायद मुशर्रफ के कहने पर ही मुलतवी हुआ। उसने
थिंकिंग दोबारा गौर किया गया, क्या मसला हुआ, जिसकी तफसील ज़ाहिर है राज अशरों बाद पब्लिक के सामने आते कि हुआ क्या था। तो परवेज इलाही ने झूठ बोला, ये इस तरह का आदमी, ये पाकिस्तान का वफादार हो, अगर ये पाकिस्तान का वफादार है तो नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान का वफादार है। ये वो फैमिली है जिसको इमरान खान से पहले ही इदारों ने पाला और उसको परवरिश की, वरना इनकी अवामी हमायत क्या है। पंजाब में तमाम जराइम पे माफियाज परवेज इलाही की निगरानी में काम करने के इल्जाम आते रहे हैं, लगते रहे हैं, कभी किसी तहकीक नहीं करवाई। तो ये फिर इसी तरह बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत में भी परवेज इलाही का जो किरदार था, बेनजीर साहबा को पहले ही पता चल गया था और उन्होंने कहा था, वसीयत की थी अपनी शहादत से पहले कि अगर मुझे शहीद कर दिया जाए तो जो FIR काटी जाए वो परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और वो एक जो बड़ा ही बददियानत किस्म का ब्रिगेडियर था, इमरान खान के दौर में भी वज़ीर दाखिला रहा और ताफली के दौर में भी ब्रिगेडियर एजाज शाह, बहुत बड़ा क्रिमिनल है और बहुत बड़ा एंटी स्टेट एलिमेंट है, वो उसको भी नामजद किया जाए। लेकिन फिर बाद में जिस तरह दबाव डाला गया जरदारी पर, जिस तरह उनको शिकंजे में जकड़ कर हुकूमत दी गई, तो उसके बाद फिर जरदारी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बेनजीर के कत्ल का असल मुकदमा लड़ सके। उसने जान बचाने में आफियत समझी और अपनी हुकूमत को चलाने में आफियत समझी और ये मसला खुले लग गया। तो इस परवेज इलाही पर लाना बहुत बड़ी गलती था, क्योंकि अगर परवेज इलाही रियासत से मुखलस होता तो उन लोगों को जरूर रोकता जो मोटरवे को खाट रहे हैं, जो सड़कें बंद कर रहे हैं, जो एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रहे, जो मरीजों को अस्पताल में नहीं जाने दे रहे। 5-6 आदमी उठते हैं और सड़क के दरमियान कुर्सियां बिठाकर बैठ जाते हैं और ट्रैफिक रोक देते हैं, कोई मरीज आए तो उसे भगा देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं उसकी। इसकी वीडियो बेशुमार बहुत सारी वीडियोज आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। ये सारा सिलसिला इन लोगों ने किस तरह दहशतगर्दी के शक्ल में बदल दिया है। स्कूल के बच्चों को मारा जाता है, औरतों को मारा गया, औरतों को डांटा गया, गालियां दी गई, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने रास्ता मांगा था, गाड़ी पर बैठी थी, रास्ता मांगा था, रास्ता देने के बजाय भगा दिया, जुल्म किया, दस्त दराजी की। ये इस तरह की गुंडा नस्ल जो इमरान खान ने पैदा की है, इसको परवेज इलाही ने छूट दी, वरना सड़क पर बैठे हुए 5 आदमियों के लिए 2 कांस्टेबल काफी होते हैं। तो ये एक मुजरमाना कार्रवाई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये माशाल्लाह का तो मसला ये होता है कि जब हर शहर में हर जगह पर हजारों लोग जुलूस निकाल रहे हैं और मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में लाखों अफराद सड़कों पर हो और इस अवामी कुव्वत के मुजाहरे की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज हो जाए, अदम इस्तेकाम पैदा हो जाए, तो फिर माशाल्लाह का जवाब नहीं, माशाल्लाह का फिर बहाना मिल सकता है। जवाब फिर भी नहीं मिलता। जवाब ये है कि हुकूमत की मदद की जाए। और इस वक्त जो अस्करी क़यादत है उसने गैर सियासी होने का फैसला किया, जो दुरुस्त फैसला है, और ये पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में एक इनकलाब है जो हमने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखा है। और उसके बाद फिर ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ये सारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कायाकल्प है हमने देखी कि उनको मुल्क का एक एहसास पैदा हुआ है जो इससे पहले कभी एहसास पैदा नहीं हुआ था। इससे पहले सिर्फ काले आजमाई के लिए बहाने तलाश किए जाते थे, ये बहाने तश्कील दिए जाते थे, तख्लीक किए जाते थे। तो अब मामला जो है वो इसके बरस है और इसी वजह से वो कुव्वतें जो एंटी पाकिस्तान है, रियासत दुश्मन है, पाकिस्तान के वजूद का खात्मा अगर नहीं चाहते तो तब भी पाकिस्तान को इतना कमजोर करना जरूर चाहती हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथ में बिल्कुल ताबे मुहल बन जाए, भारत की बालादस्ती कबूल कर ले और एटमी असासों से दस्तबरदार हो जाए। ये सारी ताकतें अब फिर इस अस्करी क़यादत को जो सही रास्ते पर जा रही है बदनाम करने के लिए इस तरह की अफवाहें उन्होंने छोड़ी। कुछ और मकासद हो सकते हैं, इनके पीछे PTI की लॉबी है, PTI का हाथ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों को जहन में है कि वो ये है कि वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान और फौज के दरमियान राब्ते मौजूद है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि राब्ते एक तरफा है। यानी इमरान खान भेजता है कभी किसी को और सबसे ज्यादा सदर आरिफ उल्वी दंदान साहब के जरिए वो फौज से राब्ते करता है। फौज ने, हम कुछ अर्सा पीछे चले जाए तो तब से लेकर अब तक फौज ने एक बार भी इमरान खान से राब्ता नहीं किया। तो ये है राब्तों की असल हकीकत। और इसी आरिफ उल्वी के जरिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक पैगाम इमरान खान को पहुंच गया। पैगाम इस तरह नहीं पहुंचा कि फौज ने या इदारे ने आरिफ उल्वी से राब्ता किया, बल्कि आरिफ उल्वी ने उनसे जो राब्ता किया और उसके बाद जो 2-4 छतरी लफ्जी एक मैसेज था कि एहतियात करो, इस तरह का मैसेज उनको पहुंच गया। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, उसकी कुछ सुनगुल इमरान खान को मिली अपने मुखबरों के जरिए से। इसके 2 मुखबर तो दो अहम मुकामात पर मौजूद हैं, यह बात आपके इल्म में है। उनके जरिए पहुंची, कितनी नहीं पहुंची ये हमें नहीं पता। ज़ाहिर ये बात इमरान खान ने भी किसी को नहीं बताई और ज़ाहिर जो जिन्होंने पहुंचाई वो भी नहीं बताएंगे। तो फिर क्या इतला पहुंची, इसका अंदाजा सब लोगों को इस बात से हुआ कि जैसे ही इमरान खान को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की रुदात या उसका कुछ हिस्सा या उसका तरफ पहुंचा तो उसका इश्तिहाल और मायूसी का जो उल्फा है उसके अंदर वो भड़क उठा और उसने फिर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उस जनरल का नाम भी बता दूंगा जो वजीराबाद के मुबैना कातलाना हमले की निगरानी करता रहा पता नहीं कितने घंटे तक, और उसकी निगरानी में ये चीज तय हुई। यानी इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी किस्तों में है और उस तक जो इतलात है वो भी किस्तों में पहुंच रही है। यानी पहले उस तक ये इतला पहुंची कि एक जनरल ने ये सारा मनसूबा बनाया कातलाना हमले का, उसने एग्जीक्यूट किया, और अब उसको दूसरी किस्म में ये इतला दी गई है या मिली है या उसने घड़ी है कि एक जनरल तो एग्जीक्यूट कर रहा था और दूसरा जनरल उसके सर पर बैठा इस सारे अमल की निगरानी कर रहा था कि कहीं ये जनरल जो है किसी जगह पर
मरहले पर आकर कातलाना हमले के मंसूबे से पीछे तो नहीं हट जाएगा, इस बात की निगरानी करने के लिए। यानी पहले एक जनरल था कातलाना हमले में मुलव्वस, अब दूसरा जनरल भी आ गया। बिल्कुल ऐसे जैसे एक दिन एक टांग पर पलस्तर, दूसरे दिन दूसरी टांग पर पलस्तर, तीसरे दिन पलस्तर उतर जाता है, चौथे दिन फिर चढ़ जाता है। कल पलस्तर उतरा हुआ था, कल सारा दिन शाम तक, और जब सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी कबीर वो तशरीफ लाए मुलाकात के लिए, तो पलस्तर फिर चढ़ गया। अब दो पलस्तर है, पहले एक पलस्तर था नीचे से लेकर घुटने तक, अब 2 पलस्तर है, घुटने पर है, थोड़ा नीचे है, और सारा अच्छा पीछे चलाता रहा। मुझे 4 गोलियां लगी हैं। जब CNN से इंटरव्यू दिया तो कहा 3 गोलियां लगी हैं। तो जिस तरह का ये झूठ है, इसी तरह का ये भी झूठ है कि एक जनरल नहीं 2 जनरल मुलव्वस है कातलाना हमले में। नाज़रीन, ये लोग इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि खुफिया एजेंसियां, पाकिस्तान की नहीं दुनिया के किसी भी मुल्क की एजेंसियां हों, तो जब कातलाना हमला करती हैं तो किसी को कत्ल करती हैं तो पकड़ा ही नहीं देती। ये पाकिस्तान के अगर ISI ने कराया तो फिर ISI का सवाल है कि उसने एक अनघड़ आदमी को कातलाना हमले के लिए पिस्टल देकर भेजा। पिस्टल भी डरने का बना हुआ था, कोई वलायती सोफिस्टिकेटेड नया किस्म का पिस्टल नहीं था। वो पिस्टल देकर भेजा और उसने इमरान खान के ट्रक के करीब खड़े होकर इस तरह गोलियां चलाई कि उसे फौरन ही पकड़ लिया जाए। दरअसल तो वो सिर्फ एक गोली चला सका, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। वो जो बरस चला है उसके पकड़े जाने के बाद चला है। इस तरह चल जाता है, इस तरह किसी बंदूक बरदार को जब तू पकड़ता है तो वो गोली चल जाती है इस तरह के। तो ये इतना अनाड़ी, इतना अनगढ़, इतना नशई किस्म का, मखबूत हवा किस्म का, मजहूल हाल किस्म का, नीम खांदा आदमी उन्होंने कातलाना हमले में इस्तेमाल किया। तो ये तो फिर बड़ा अलमिया इमरान खान पर कातलाना हमला नहीं है, बल्कि बड़ा अलमिया ये है कि ISI अब इस या MI जिस पर भी इमरान खान इल्जाम लगाता है, इतने जवाल के दर्जे पर पहुंच चुकी है। इस तरह की कार्रवाई का मास्टरमाइंड तो कोई शालमगीर का कोई वो मक्खन जट या फलूदा जट, वो भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करवा सकता जिस तरह की ISI ने करवाई है। एजेंसियां जब कार्रवाई करती हैं इस तरह की, तो वो चाहे कामयाब हो जाए ऑपरेशन या नाकाम हो जाए, उनके बंदे नहीं पकड़े जाते। किसी को पता ही नहीं चलता कि ये मामला हुआ क्या था, कहाँ से फायरिंग हुई थी, कहाँ से किसने कत्ल किया था। पूरी दुनिया की ये इस तरह की वारदातों की आप हिस्ट्री देख लीजिए। मुलजम बाद में तफ्तीश के दौरान या किसी मरहले पर वो पकड़ लिया जाए, आदमी मुलजम पकड़ लिया जाए तो अलग बात है। मौके पर पकड़ाई देने की कोई मिसाल हमें तारीख में नहीं मिलती। और ये एक मैली सी सलवार कमीज पहने एक आदमी जिसके पास एक देसी पिस्टल है, जिसको गोली चलाना भी नहीं आती है, जिसको निशाना लेना भी नहीं आता है, जिसको बात करनी भी नहीं आती है, उसको इमरान खान कहता है कि ये ISI ने कातलाना हमले के लिए भेजा। ये लानत है ऐसी सोच पर, और हैरत है उन लोगों को जो इमरान खान की थ्योरी पर ईमान ले आए हैं कि ये हमला ISI ने करवाया है। इस पर लाहौर कितनी मरतबा पड़ा जाए मुझे नहीं पता, तारक जी से पूछ लिया जाए कि कितनी मरतबा लाहौर पढ़ना जरूरी है। तो माशाल्लाह नहीं लग रहा एक्सटेंशन नहीं हो रही, और इमरान खान को जो मैसेज दिया गया है, पता नहीं किन अल्फाज में दिया गया है, वो पता चल गया है कि उस मैसेज का खुलासा क्या था। वो ये है कि रियासत अपनी रिट को खत्म खराब नहीं होने देगी। रियासत को पता है, हमसे ज्यादा पता है कि ये दर्जनों अफराद का बहरान है, ये सैकड़ों हजारों लाखों अफराद का बहरान नहीं है, ये दर्जनों अफराद का बहरान है। और ये दर्जनों अफराद इसलिए बेरोक टोक फिर रहे हैं कि इनको परवेज इलाही जैसे वजीर आला की सरपरस्ती हासिल है, पख्तूनख्वा की हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, और इनकी वजह से, वरना किसी भी सड़क पर, मोटरवे तो बहुत बड़ी बात है, किसी 2 छोटे शहरों के दरमियान को मिलाने वाली सड़क पर भी 5 आदमी कुर्सियां बिछाकर उस सड़क को बंद कराने का तस्वर भी नहीं कर सकते। ये मुमकिन ही नहीं है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इस मतलब सिर्फ इसलिए हो रहा है इन्होंने गलती से एक गलत फैसला करके परवेज इलाही को लाकर मुसल्लत कर दिया। तो अब बहरहाल माशाल्लाह का भी कोई चक्कर नहीं है, गवर्नर राज का भी इम्कान नहीं है, गवर्नर राज की जरूरत भी नहीं है। सीधा सा एक मसला है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे वफाकी कवानीन के तहत सड़कों पर कार्रवाई करेंगे जब इसका मरहला आएगा। और पिंडी इस्लामाबाद में जो दंगल मचाने का PTI का इरादा है वो दंगल नहीं मचने वाला। तो चलते चलते इमरान खान के कुछ मुतालबात सुन लीजिए जिससे उसकी दिमागी हालत का अंदाजा होता है। ये जनाब तलब हुसैन ने अपने ब्लॉग में बताया है। इमरान खान ने जो मुतालबात इमरान खान के जरिए आस्करी क़यादत को पहुंचाए हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ को बरतरफ करो और मुझे री इंस्टेट करो। यानी फौज क्या किसी की बरतरफी का आर्डर कर सकती है, या आपने आज तक किया है? फौज तो बरतरफ सिर्फ उसी सूरत करती है जब वो मार्शल लॉ लगाती है, वरना तो कानून में, आइन में, प्रैक्टिस में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि फौज किसी वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ कर दे। फौज वज़ीर-ए-आज़म को बिलवास्ता पैगाम के जरिए मुस्तफ़ी होने का मशवरा दे सकती है, जैसे 2014 के धरने में वो जनरल ज़हीर सलाम वही हमल मीर को गोली वाला केस वाला, उसने ये एक टाइकून को भेजा था नवाज शरीफ के पास कि वो इस्तीफा दे दें। ये हो सकता है, लेकिन क्या आर्मी चीफ कोई वो हुक्मनामा जारी करता है, आर्डर जारी करता है कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ कर दिया? दूसरा मुतालबा उसने ये किया है कि इसकी जगह फिर मुझे बिठा दिया जाए। यानी ये गोया कि एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है कि जिसका जनाब जो हेड है वो एक हुक्मनामे के तहत, एक आर्डर के तहत किसी को बरतरफ करता है और ये लिखता है उसमें कि इसकी जगह इसकी तकर्री की जा रही है। यानी ये इमरान खान की सोच है। तीसरी ये है कि केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, मैं अपनी टर्म पूरी करूंगा, उसके बाद केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म की कैबिनेट में कौन कौन होगा, ये सारे नाम मैं तय करूंगा। तो इस पर तफसील क्या किया जाए, ये इस बात की साफ अलामत है
کہ دماغی توازن چل چکا ہے. اور سراج اللہ کی ملاقات کے دوران اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو اس کے دماغی تناؤ کا اندازہ ہوگا کہ یہ تصویر کو ہلایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے، تصویر کے دانے نہیں گھما رہا، تصویر پڑھ رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے اور تصویر کو یوں کر رہا ہے، یوں مثلاً سر یہ ایک انتہائی اعصابی ٹینشن کی ایک واضح نشانی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی خوف، کسی اضطراب، کسی مایوسی کی جو سطح ہے وہ ناقابل بیان حد تک بڑھ گئی ہے. اور ناظرین تصویر کرتے ہوئے تو ہم نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں. کم سے کم میں نے 50 ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جن میں یہ تصویر گھما رہا ہے، یوں 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 کر کے گھما رہا ہے. تصویر کی جاتی ہے اس طرح، یہ تصویر نہیں کرتا، یہ تصویر کو گھماتا ہے. تو یہ کوئی نیا عرضہ ہے، کوئی نیا ٹونا ہے. واللہ الحمد للہ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.